नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून जिनका जिक्र मैंने किया उन्होंने ली। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इसमें आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जिस तरह की जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, क्या तुरंत न्याय मिलेगा? क्या अदालतों की जो पेंडिंग्स हैं उनमें कमी आएगी? क्या जिनके लिए कानून है उन्हें इस पर न्याय मिलेगा, या फिर अब जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है वो उतने प्रशिक्षित हैं, या फिर उनको इस स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है कि इन कानूनों का बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल हो, इनको अमल में लाया जाए। एक सवाल जो कुछ दिन से उठ रहा है कि कई ऐसी धाराएं हैं जो कहीं ना कहीं, या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पुलिस का जो वजन है और बढ़ाते हैं, पुलिस को और मजबूत करते हैं, या कहें एक अलग शब्द में कि पुलिस को और ताकतवर करते हैं। खास मेहमान के साथ आज हम रिसर्च में इन 3 कानूनों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। और सबसे हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कानून तो आ गए, लेकिन जिस तरह से इसकी जानकारी की जनता को होना चाहिए, जिस तरह से जो जवाबदेह हैं और या जिनकी जवाबदेही है, क्या उतने बेहतर तरीके से वो इन कानूनों को समझ पा रहे हैं? तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं एडवोकेट धनराज वंजारी जी, पूर्व असिस्टेंट पुलिस आयुक्त मुंबई। बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, सीधा सा सवाल, छोटा सा सवाल जो सीधे जनता को समझ में आए, पहले के कानून और अब जो कानून आए हैं, इस बदलाव को सर किस रूप में देखते हैं? वाकई इससे लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा, या जो तमाम सारी शिकायतें पहले रही हैं कि अगर थानों में जाते थे तो समय पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, या जिस तरह से पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी उस पर भी तमाम सारे सवाल थे, कोर्ट्स में जिस तरह से लगातार पेंडिंग्स बढ़ रही थी, सर इन कानूनों के आने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? बदलाव के लिए ये बदलाव है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से ये बदलाव लाया गया है, इसमें पूरी तरह से एक पारदर्शी शुद्धता जिसे हम कहते हैं जी। वो नजर नहीं आती। जी। दूसरी बात है कि आपने कहा कि तुरंत न्याय मिलना चाहिए जनता को। जी। अब तुरंत न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं ये तो समय ही तय करेगा। जी। क्योंकि इसके अंदर एक बात मुझे दिखती है कि जो कानून नया बदला है, आपने नागरिक सुरक्षा संहिता बना दी, लेकिन नई प्रोसीजर के लिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो पुराना ही है। जैसे कोई गाड़ी का आपने एक पुर्जा बदल दिया, टायर बदल दिए, इंजन वही रखा और गाड़ी को बोला कि हम इस स्पीड से चलाएंगे, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से शंका है। जी। मैं पुलिस फोर्स में काम कर चुका हूं, आपके वकीली करता हूं, इस चीज को भली बात ही समझता हूं कि जब मॉडल बदलना है तो मॉडल का पूरा दायरा बदलना होगा। एक बात जो आपने बड़ी अच्छी की कि इससे जो सक्षमता आ रही है वो किसको आ रही है? तो जनता के बजाय ये सक्षमता आ रही है पुलिस को।
पुलिस को ज्यादा अधिकार, ज्यादा पावर, जीरो एफआईआर के कंसेप्ट से आप ले लीजिए कि जीरो एफआईआर कंपलसरी हुआ करता था पहली सीआरपीसी में। जी। अब के जीरो एफआईआर कंपलसरी नहीं है, बल्कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत जी। जीरो एफआईआर या तुरंत एफआईआर का दर्ज होना ये लंबा हो सकता है। फिर जीरो एफआईआर में ये कहा कि भाई मैं अगर बंबई रहता हूं और कलकत्ता गया, वहां मुझे पता चला कि कोई बात मेरे साथ गलत हुई है, मैं वहां एफआईआर करने गया, जीरो जीरो। जी। तो पुलिस जो है ये राज्यों का विषय है, तो वहां की एफआईआर बंगाली भाषा में लिखी जाएगी। जी। वो 7 दिन के बाद आप महाराष्ट्र में भेजोगे, वो मराठी में ट्रांसलेट होके आएगी। तो ये ट्रांसलेट का मैकेनिज्म, ट्रांसलेट की गारंटी किसके पास में है कि ये ट्रांसलेट में वही चीज आएगी जो मैंने कलकत्ता में बोली है। तो पुलिस को दूसरी सक्षमता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक कस्टडी का पीरियड बढ़ा दिया। जी। अब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कितने दिन भी डिटेन कर सकती है। उसके बाद में जो 15 दिन का कस्टडी था उसको 90 दिन कर दिया गया। 15 दिन का कस्टडी इसलिए दिया गया था कि जब तक आदमी उसको दोषी करार नहीं मिल जाता, उसको गुनहगार नहीं माना जाना चाहिए। जी। तो पुलिस अगर किसको अरेस्ट करती है तो उसको सर्वसाधारण नागरिक के भांति 14 दिन की ज्यादा कस्टडी होनी चाहिए। वो अगर आपने 90 दिन बढ़ा दी तो फिर बात कंट्रोवर्सी में आ जाती है कि आप जब नागरिक सुरक्षा संहिता कह रहे हो तो ये नागरिक, आप जिसको पुलिस गिरफ्त करे वो नागरिक बचा कि नहीं बचा, उसकी सुरक्षा का क्या। तीसरी और अहम बात यह है कि अगर पुलिस को आपको सक्षम बनाना है और सच में आपके दिल में कोई काला नहीं है कि पुलिस को सक्षम बनाना ही है, तो मैं चाहता हूं कि आप पुलिस को ऑटोनॉमस स्वायत्त बॉडी बना दीजिए या जुडिशरी के अंदर दे दीजिए। आपने ना पुलिस को जुडिशरी के अंदर दिया, ना उसको स्वायत्त बनाया। इसका मतलब है हर राज्य की पुलिस गृह मंत्री के अंदर रहेगी, केंद्र की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर रहेगी। तो भैया सक्षम तो वो हुआ जो मंत्री है। मंत्री कभी सक्षम नहीं होता, सक्षम वो हुआ जो पार्टी सत्ता में है। ये कानून सत्ताधीशों बिल्कुल की बिल्कुल धर्राज ताकत बंजारी जी, बढ़ाने के बेहतर बात आप कह रहे हैं। और चूंकि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई को जब ये 3 नए कानून आए, उसके पहले से तमाम तरह की चीजें बताएगी कि नहीं, 3 कानून आने के बाद तुरंत न्याय मिलेगा, जनता के लिए बहुत आसान होगा और पुलिस का जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं रिलायबल होगा, जनता के प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन 1 तारीख से लेकर आज हम 10 तारीख पर हैं और जिस तरह से जिन चीज़ों का आपने जिनका जिक्र किया है, चाहे मैकेनिज्म की बात की जाए या फिर खतरे की बात की जाए, उस दुरुपयोग की बात की जाए, कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये लगता है कि इससे पुलिस और ताकतवर होगी। जब वो ताकतवर होगी तो क्या वो उस जवाबदेही के साथ जनता के साथ न्याय कर पाएगी? 2 चीज़ें हैं, दोनों को एक एक करके मैं आपके पास में लाना चाहता हूं। आपने कहा कि मैकेनिज्म पुराना है, भले 3 नए कानून आ गए हों, क्या ये होना चाहिए था कि पहले एक बेहतर, उसी के अकॉर्डिंग, नए कानूनों के अकॉर्डिंग एक बेहतर मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए था, फिर इन 3 कानूनों को अमल में लाना था? सर बिल्कुल, मैकेनिज्म पहले अपनी जगह पे पूरी तरह से कार्यरत कर लेते और उसके बाद में कानून लाते। जबकि सबसे अच्छा ये होता कि जहां तक इस देश में डेमोक्रेसी का सवाल है, वाकई लोग क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, उसको ध्यान में रखकर ये करना चाहिए था। अब हुआ ये कि 12 दिसंबर को लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने बिल पेश किया। उसके बाद में 20 दिसंबर को लोकसभा में पारित हो गया, 21 को राज्यसभा में पारित हो गया, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति साहिबा की उसके ऊपर सिग्नेचर हो गई, ये देश का कानून हो गया। अब इतनी जल्दी करने में ये कानून के जितने प्रावधान है, जितने सेक्शंस है, वो सेक्शन को पढ़ने के लिए भी अगर पूरे हमारे संसद के दोनों गृहों को दिया जाए तो कम से कम 4 दिन लगेंगे। ये 4 और 7 मिनट में ये पास हो गया। अब कह रहे कि नहीं, हमने इसके अंदर एक कमेटी बनाई थी
वो कमेटी थी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी, उसने बनाया। तो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाने का सहारा लेकर गवर्नमेंट ने ये कानून थोप दिए। अब ये थोपने के बाद में हमको ये तय करना है कि हमारा स्ट्रक्चर है कैसा और उसके ऊपर क्या हो सकता है। मैं तो समझता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी इन्होंने ज्यादा बढ़ाई, पुलिस को ज्यादा जवाबदेही किया, क्योंकि गलती करेंगे तो पुलिस वाले करेंगे, मिनिस्टर नहीं करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी तोहमत इन्होंने लगा दी है, वो न्याय व्यवस्था पे लगा दी है। एक तरीके से न्याय व्यवस्था को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर न देते हुए उनको कह देना कि भाई अगर आपकी क्षमता 100 किलो की है तो आप 500 किलो ढो ही लीजिए, हो जाएगा, धीरे धीरे हम आपको दूध पिला के ताकत बना देंगे। ये तरीके से देश की कानून सुव्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोर्ट विल बी ओवरबर्डन, इतने ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे हमारी पुलिस और कोर्ट की मशीनरी कि सही न्याय तो क्या की क्या सिर्फ होना। सिर्फ यही जल्दबाजी थी कि जो ब्रिटिश समय के जो कानून थे उनको बदलना है और अपने 3 नए कानून लाना है, यही जल्दबाजी थी? जल्दबाजी तो यही थी कि हमको कुछ कर दिखाना है, बस इतना ही है। जी अच्छा, अगर आपको जी सर, कॉलोनियल जी सर, बोलिए अगर बोलिए। आपको कॉलोनियल माइंडसेट या ब्रिटिश की इससे निकाल के अगर बाहर लाना है तो आपने क्या किया, आपने 124 के अंदर दो राजद्रोह का सेडिशन का गुना होता था आईपीसी में जी पुरानी, जी जी वो निकाल दिया। लेकिन पीछे के दरवाजे से उससे भी बड़ा ड्रैकुलियन लॉ लेके आ गए, जिसमें आप कह रहे हैं वो राजद्रोह को आपने स्प्लिट किया। कितने शब्दों में स्प्लिट किया होगा आप गौर फरमाइए। सार्वभौम सॉवरेनिटी, उसके बाद में एकता, फिर उसके बाद में अखंडता, उसके बाद में देशद्रोह, और आखिर में कहते हैं सरकार द्रोह। यानी सरकार की अगर कोई पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा तो उसको भी सेडिशन जैसे चार्ज में लटकाया जाएगा। ये यूएपीए में आपने लगाया, उसको उसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी बना दी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बना दी। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में आपने ये कह दिया कि अगर अर्बन नक्सल का नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आम आदमी किसी भी तरह की ये सार्वभौम एकता अखंडता देशद्रोह राजद्रोह में आता है तो उसको देशद्रोही बना के या दहशतवादी बना के उसको आप छोड़ देंगे। ये नहीं कि मतलब आम जनता की सुरक्षा है, इसमें सुरक्षा सरकार की है, सत्ताधीशों की सुरक्षा है। और अगर आम जनता का आपको ख्याल है तो आप आम जनता की तरीके से चलते। 2-3 चीजें कुछ अच्छी है, ये नहीं कि मैं सारी बुरे बातें कह रहा हूँ। 2-3 चीजें अच्छी है कि जहाँ पे जो रेप का बलात्कार की जो कानून थी उसकी डेफिनेशन को इन्होंने काफी विस्तृत कर दिया। कई चीजें नए डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने प्रमाणित करके सारा टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस उसकी परिभाषा में काफी अच्छे चेंजेस लाए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ढांचा देखा जाए तो आईपीसी को बदल के न्याय संहिता किया, 95% वही प्रोविजन है। सीआरपीसी को बदल के आपने नागरिक सुरक्षा संहिता का 95% वही है। 1872 की इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के आपने साक्षी अधिनियम कर दिया, उसमें 99% एक जैसा है, खाली 1% आपने डेफिनेशन डेवलप की है। क्योंकि बेसिकली ये जो संहिताएं है जिसको इंग्लिश में हम कोड कहते हैं, बाकी कानूनों को लॉ या एक्ट कहते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसको हम कोड नहीं कहते। लेकिन जिसको हम कोड कहते हैं उस कोड का मतलब है कि इंसान की हर पल की जिंदगी का ताल्लुक क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम से होता है। हर उसके जीवन के व्यवहार जिन कानूनों से गवर्न किए जाते हैं वो होती है संहिता। और आपने अगर संहिता को इस तरह से गोल बटोर करके छोड़ दिया तो मैं समझता हूं आने वाला समय ही आपकी परीक्षा लेगा और बताएगा। बेहतर बात सर, चूंकि बेहतर बात आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जो चश्मा है आपका वो एक अधिवक्ता का भी है, एडवोकेट का भी है, और दूसरा देखें तो जिस तरह से आप
की जो सर्विस रही है और पुलिस आयुक्त के तौर पर, असिस्टेंट पुलिस आयुक्त के तौर पर, मेरा सवाल सर इस बात को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से कहा कि बदलते समय के, बदलती हुई परिस्थितियों के ये नए कानून हैं या इन कानूनों का नया रूप है, इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जा रहा है, इसको डिजिटल भी कहा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है सर कि कहीं ना कहीं ठीक है, जो नई एक जनरेशन आ रही है वो डिजिटलाइजेशन को समझ रही है, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न उसको समझ रही है, लेकिन पुलिस विभाग में जो लंबे समय से कार्यरत है, कहीं ना कहीं अब इसको अडॉप्ट करने में या उस तरह से इनको प्रशिक्षित होने भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा सर। शुरुआती दौर है, क्या लगता है कि आना इसमें ठीक है, कानून आ गए हैं, अब जो धीरे धीरे समय समय उनको इस स्तर पर उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी इन कानूनों को वो समझ पाएंगे और तभी इन कानूनों को वो जनता को समझा पाएंगे और जनता भी फिर उसी समझ के अनुसार इसकी जो चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर पाएगी। सर राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा कि ये जो पुलिस फोर्स है इनकी ट्रेनिंग का क्या। मैं आमतौर पे पुलिस थानों में जाके, आजकल तो हर जगह में बुला के लेक्चर्स होते रहते हैं नए कानून समझाने के लिए, तो मैंने बोला उनको कि भैया ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपको हैश वैल्यू के बारे में बताया गया है, तो हैश वैल्यू क्या होती है और हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के तारीख में 99.9% पुलिस ऑफिसर ये नहीं जानते कि हैश वैल्यू होती क्या है, और अगर कुछ जानते हैं तो ये नहीं समझते कि हैश वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपने बड़ी साझा बात छेड़ दी कि हैश वैल्यू जिसको नहीं आती है, टेक्नोलॉजी में मॉर्फिंग होता है या फिशिंग होता है या किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल एविडेंस सीसीटीवी से लेकर तो और कई कैमरा के रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी की जाती है, इसकी ट्रेनिंग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं है। आपने ये बड़ा अच्छा किया कि कानून में प्रावधान लाया कि हर मौका वारदात पे फोरेंसिक एक्सपर्ट होना चाहिए। अब आपके पास में हर मौका वारदात पे जाने के लिए क्या सच में पूरी तरह से प्रशिक्षित फोरेंसिक एक्सपर्ट है? तो आंसर है नो। मैं डडल्ले से कहता हूँ पूरे इंडिया में ये मेरी बात लागू होगी, आंसर है नो। किसी स्टेट के पास में इतने हमारे पास फोरेंसिक, तो इतना सब कुछ गड़बड़ करने की जरूरत क्या थी भाई? आपके पीछे कौन कुत्ता लगा पड़ा था कि कैसे भी करके कानून चेंज कर दो, कानून चेंज कर दो। कर देते, लेकिन उसको साझा तरीके से अगर करते, बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था। एक अहम बात इसमें की गई है कि जो खुदकुशी करने का जो दायरा है वो बम्बई की केस है। हालांकि मेरा हवालदार था सुप्रीम कोर्ट में, मारुति दुब्बल बोल के, उसके वो निर्णय था, तो उसने वो बंद कर दिया, ये अच्छा किया। और सबसे अच्छी बात इसने की कि LGBTQ जो है, लिंग भेद में जो डिफरेंट कैटेगरीज हमारी युवा जनरेशन आज फेस कर रही है, कई सुसाइड उसमें हो रहे हैं कि कंप्लीट मैन और कंप्लीट वुमेन का कंसेप्ट जाकर अभी LGBTQAI तक 7 वेरिएशंस आ चुके हैं। इसको विस्तृत तरीके से परिभाषित कर सर वक्त की कमी है और मैं इस निचोड़ पे आना चाहता हूँ कि ठीक है, हम पुलिस की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी समझ की बात कर रहे हैं, कानूनों की बात कर रहे हैं। मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगा कि जनता इन नए कानूनों के आने के बाद किस तरह से जनता भी अपने आप को तैयार करे, किस तरह से कहीं ना कहीं उसको भी अवेयर होना पड़ेगा, उसको भी जागरूक होना होगा कि नए कानून आ गए, वो उसको समझे और कहीं ना कहीं फिर उसके अकॉर्डिंग उसका वो इस्तेमाल करे। सर छोटी सी प्रतिक्रिया। जनता तो ऐसा है कि वेर इज द ऑप्शन, क्या ऑप्शन है? जनता को जो है उसको साथ में जाना है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। भारत की जो समझदारी उन्होंने इस इलेक्शन में दिखाई, बहुत समझदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है, लोकशाही लोकतंत्र बचा रहेगा, तो और लोग त्रस्त हो जाएंगे कानूनों से, तो कानून बदलने की या इसको फिर से नए ढांचे में लाने की गुहार जनता ही करेगी और जनता ही। चलिए, बेहतर बात सर आप कर रहे हैं और जिस तरह से आपका अनुभव है या जिस तरह का विषय है, मुझे लगता है कि जो समय सीमा हमारे प्रोग्राम की है काफ़ी कम है। तमाम सारे एंगल हैं, तमाम सारे पहलू हैं जिन पर लगातार हमारी चर्चा होती रहेगी, लगातार जिस पर बातचीत होती रहेगी। कुल मिलाकर मकसद यही है कि इस सिस्टम को जनता समझे, इस जो सिस्टम लाया गया है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से उसको अमल में लाया जाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में एडवोकेट धनराज वंजारी जी, पूर्व असिस्टेंट पुलिस आयुक्त मुंबई, जुड़े हुए थे और जो नए कानून आए हैं उनकी क्या ताकत है, वो किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसके हिस्से में क्या चीज़ें, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और
रिसर्च में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।